नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के एम्स विजयपुर सोशल मीडिया में। और आज एक और नया विषय है, वो है प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर। ये क्या है, इसके लिए हमने आमंत्रित किया इस विभाग के डॉक्टर यासिर रहमान को। आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर यासिर रहमान साहब, आपका खुशामदीद, वेलकम। थैंक यू। बड़ी 50 के बाद कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर भी कहीं कहीं नज़र आता है। जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, डॉक्टर साहब, ये कैंसर क्या है, कैसे बढ़ता है, और इसका फिर अगर सिम्टम है, इलाज क्या है? देखिए, इसको प्रोस्टेट के बढ़ने को जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं हमें प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, तो वो बेसिकली वो रेफ़र कर रहे होते हैं कि उनका प्रोस्टेट बढ़ गया है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। तो प्रोस्टेट की जो ये दो सीरियस बीमारियां आपने बताई, एक तो इसका बिनाइन तरीके से बढ़ना और एक इसका कैंसर के रूप में बढ़ना। तो हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। पहले मैं कवर करूंगा कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्यों होता है, ये क्यों बढ़ता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ये हमारी पेशाब की थैली जो हमारी पेशाब की थैली से एक चैनल पास होती है, यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, पेशाब की नली, उसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो ये उस हमारे यूरेथ्रा को, इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को कवर करता है चारों तरफ से। तो इसके बढ़ने से कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशाब में, जो रुकावट वगैरह आना, जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो प्रोस्टेट का बढ़ना ये एज स्पेसिफिक होता है। एज स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि अगर आपकी एज 50 के ऊपर है तो आपको प्रोस्टेट का बढ़ना ऑलमोस्ट तय है, लेकिन सब में सिम्टम्स नहीं आते। प्रोस्टेट का बढ़ना टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मेल्स में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो ये हार्मोन लाइफ लॉन्ग हमारे बॉडी में रहता है, तो ये लाइफ लॉन्ग हमारे प्रोस्टेट को एक खुराक देता है, जिससे हमारा प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ता है और पेशाब में फिर रुकावट लाता है। लेकिन ये रुकावट सिर्फ 50% लोगों को ही लाता है। 50% लोग ही, 50 के ऊपर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं। क्या डॉक्टर यासिर रहमान, जिसको भी प्रोस्टेट हो, क्या उसमें से ज़्यादातर को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत होती है प्रोस्टेट में? जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस सवाल को लेने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। पेशेंट एक यूरोलॉजिस्ट से कब मिले। अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है और अगर आपको पेशाब की धार में कमी लग रही है, आपको पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ रहा है, आपको पेशाब बार बार आ रहा है, रात को भी कई बार आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, आपको पेशाब रुक रुक के आ रहा है, आपको पेशाब जब लगता है तो आपको जल्दी ही बाथरूम जाना पड़ता है, आप उसको डेफर नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि पेशाब मेरा निकल ना जाए अगर मैं बाथरूम तक जल्दी नहीं पहुंचा। तो ये इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने के। तो इसके कुछ एडवांस सिम्टम्स भी होते हैं अगर ये सिम्टम्स इग्नोर हो रहे हों, पेशेंट को अवेयरनेस ना हो, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग एक ऑर्गन है। तो पेशेंट यूजुअली हमारे पास थोड़े लेट स्टेज में आते हैं, जैसे कि पेशाब किसी का अचानक ही बंद हो गया, उनको फिर कैथेटर डालना पड़ता है पेशाब निकालने के लिए, या उनको पेशाब में ब्लड आता है प्रोस्टेट के कारण। हालांकि पेशाब में जब ब्लड आए तो उसको हम थोड़ा इवैल्यूएशन डिफरेंट टर्म्स पे भी करते हैं कि कोई और बीमारी के कारण ना हो, लेकिन अभी मैं प्रोस्टेट के कारण बता रहा हूँ कि प्रोस्टेट के कारण भी कई बार पेशाब में ब्लीड आता है। पेशाब की थैली में कई बार प्रोस्टेट के कारण पथरियाँ बन जाती हैं। कई बार प्रोस्टेट के कारण 50 से ऊपर बार बार पेशाब में इन्फेक्शन रहता है, जिसे हम UTI भी बोलते हैं। तो या कई बार प्रोस्टेट के कारण पेशाब इतना रुकना शुरू हो जाता है कि आपके गुर्दों पे असर पड़ता है और आप किडनी फेलियर के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम हैं तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, एक चेकअप करवाना चाहिए। तो जो आपको इन सिम्टम्स पे पहले एसेस करेंगे, आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, प्रोस्टेट का साइज़ एसेस करेंगे एक एग्जामिनेशन से और एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन से, और आपका पेशाब का पैटर्न, पेशाब का जो फ्लो है उसका पैटर्न कैसा है, उस पर आपके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करेंगे। तो अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं और अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है पेशाब के इस दिक्कत से, तो आपका इलाज जो है
मेजॉरिटी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम्स दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ही रहेगा। एंड यासिर रहमान जी, इसमें अगर आता है कि कहीं सर्जरी करवानी पड़ती है या कैंसर के प्रोस्टेट कैंसर जी है, जी 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 ये कौन सा सिम्टम है? सर्जरी हर प्रोस्टेट के बढ़ने का इलाज सर्जरी नहीं है। हम सर्जरी, जैसे मैंने कहा कि जो सीवियर केसेस होते हैं जिनका पेशाब बार बार रुक जाए, जिनको पेशाब में खून आए प्रोस्टेट के कारण, पेशाब की थैली में पथरियां बने या बार बार इन्फेक्शन हो या गुर्दे पे असर पड़े, उनको हम थोड़ा जल्दी ही सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दवाइयों पे और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बिल्कुल अच्छा अपनी लाइफ निकाल लेते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हो गया कि एक हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लिविंग, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना, चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन बहुत कम करना, लिमिट करना, शाम को या दिन में भी फ्लूइड्स का कंजम्पशन थोड़ा लिमिट करना। कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों को लगता है जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे हम उतना हेल्दी रहेंगे, ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद ऐसा होता नहीं है। तो आपको अपने प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट के ऊपर ताकि दबाव ज़्यादा ना पड़े, तो आपकी फ्लूइड को भी लिमिट करना पड़ता है, फ्लूइड इनटेक को भी, जिसमें आता है आपको पानी का कंजम्पशन लिमिट करना है। आपको ज़्यादा, मतलब जैसे लस्सी पीते हैं कुछ शौकी तौर से या शाम को दूध पीते हैं, तो इसका कंजम्पशन आपको थोड़ा लिमिट करना है। स्पेशली शाम को 7-8 बजे के बाद आप पानी का कंजम्पशन बहुत कम कर दीजिए, ताकि ओवरनाइट आप एटलीस्ट थोड़ा ठीक से सो सकें, रात को आपको बार बार पेशाब के लिए उठना ना पड़े। तो फिर आती हैं कुछ दवाइयाँ जिस पे हम प्रोस्टेट के पेशेंट्स, प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट वाले पेशेंट्स को डालते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक प्रोस्टेट की जो टोन है वो रिलैक्स हो जाती है, तो पेशाब के फ्लो में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है और पेशेंट काफ़ी खुश रहते हैं, अपनी क्वालिटी, उनकी लाइफ बिल्कुल मेंटेन रहती है। सर्जरी बहुत लास्ट ऑप्शन रहता है। कई बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इनिशियल ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं रहता, सर्जरी बहुत लास्ट ट्रीटमेंट रहता है। इनिशियल ट्रीटमेंट हमेशा हमारा मेडिकल और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रहता है। डॉक्टर यासिर रहमान, एक बीच में शायद PSA भी आता है, ये क्या है? और आखिर में चाहूँगा दर्शकों के लिए एक आपका संदेश भी चला दें। जी 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 जी, जो आप PSA के बारे में बात कर रहे हैं, इसको मैं कवर करूँगा इस तरीके से कि ये एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये प्रोस्टेट से निकलता है और हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिस लेवल पे ये हमेशा, मतलब उससे नीचे ही रहता है। उससे अगर ये बढ़ जाए तो हमें पेशेंट को बहुत ही क्लोजली स्क्रीन करना पड़ता है कि कहीं उसको प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। लेकिन इसके साथ भी मैं एक कैवियट देना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि PSA का बढ़ना हमेशा प्रोस्टेट कैंसर का एक साइन हो। PSA का बढ़ना बहुत सारी बिनाइन डिजीज़ से भी होता है जो होते हैं। प्रोस्टेट का नॉर्मली बढ़ना, जो मैंने कहा, प्रोस्टेट का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 90 ग्राम 100 ग्राम, तो उनका PSA भी बहुत ज़्यादा रहेगा बॉडी में। प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रोस्टेट की जो PSA है वो लेवल भी ज़्यादा रहेगी। या अगर आप साइकिलिंग करते हैं, बहुत एग्रेसिव ये करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी थोड़ा PSA की लेवल बढ़ जाती है। तो हमेशा PSA की लेवल बढ़ना मतलब ये नहीं होता कि प्रोस्टेट कैंसर है। तो इसी के साथ मैं प्रोस्टेट कैंसर पे आना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर जो है ये एक बहुत ही सीरियस एक कैंसर है, लेकिन और बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर है। इसकी जो प्रेवलेंस है जो वर्ल्ड ओवर है, पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पे आता है कैंसर की अपनी इंसिडेंस में। USA में, अमेरिका में ये नंबर 1 पे आता है अपनी इंसिडेंस में। वहाँ पे 8 में से 1 मर्द को प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बना रहता है। तो इंडिया में हमारा जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है उसके हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है, लंग ओरल कैंसर के बाद। तो लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए। ये प्रोस्टेट का कैंसर जैसे कि आम तौर के कैंसर होते हैं, ये वैसा बिहेव अर्ली स्टेज में नहीं करता। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग एक ट्यूमर होता है। इसकी जो ये बहुत ही ज़्यादा एज डिपेंडेंट एक ट्यूमर है। एज डिपेंडेंट ट्यूमर से मेरा मतलब कि अगर आपकी एज बढ़ रही है, अगर आप मतलब 50 से ऊपर हैं, तो आपको थोड़ा हल्का हल्का रिस्क बढ़ने लगेगा प्रोस्टेट कैंसर का। अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है तो आपको ऑलमोस्ट दुगना रिस्क है नॉर्मल पॉपुलेशन से कि आपको प्रोस्टेट का कैंसर हो। या अगर आपको कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, कुछ खास तरीके की म्यूटेशन होती हैं जिस वजह से आपको प्रोस्टेट का कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। तो प्रोस्टेट के कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करें? अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है
और आपको ये जो सिम्टम्स हैं जो कि एक नॉर्मल प्रोस्टेट की बीमारी में भी प्रेजेंट होते हैं, बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक के आना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, तो आप एक बार ज़रूरी अपना जांच एक यूरोलॉजिस्ट के पास करवाएं, जो कि आपका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, आपके प्रोस्टेट का एक एग्जामिनेशन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, आपके लिए एक PSA टेस्ट ऑर्डर करेंगे। तो उस पे हमें एक आइडिया मिलेगा कि आपके लिए प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कितना ज़्यादा है। अगर आपके रिस्क ज़्यादा है, आपका PSA भी ज़्यादा है, हम एक प्रोस्टेट बायोप्सी आपके लिए प्लान करेंगे। तो उस बायोप्सी से हमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपको आइदर प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर अगर डिटेक्ट हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी कैंसर से, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और इस पे बहुत अच्छा कंट्रोल अभी दवाइयों से मतलब वर्ल्ड ओवर हमने पा लिया है। इसको हम लोग 3 तरह से मतलब कैटेगराइज करते हैं। एक लोकल कैंसर, लोकलाइज्ड कैंसर, जो कि प्रोस्टेट के अंदर रहता है, उसके अंदर ही मौजूद होता है, अभी बाहर नहीं निकला। दूसरा है लोकली एडवांस्ड कैंसर, जो प्रोस्टेट से थोड़ा बाहर निकला है या नोड्स की तरफ गया है। तीसरा है एडवांस्ड या मेटास्टैटिक कैंसर, जो कि हड्डियों की तरफ चला गया होता है या लिवर की तरफ चला गया होता है। वैसे पेशेंट्स को यूजुअली हड्डियों की पेन, कमर की बहुत ज़्यादा पेन, या कई बार कमर रीढ़ की हड्डी का टूटना भी, ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं एक्सट्रीम केसेस में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बहुत अर्ली कैंसर्स होते हैं। तो अगर आपकी जांच हो गई है, आपका PSA लेवल्स हमने असेस कर लिए हैं, आपकी प्रोस्टेटिक बायोप्सी आ गई है और आपको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो हम आपको एक स्टेजिंग करते हैं कि हम आपको किस स्टेज में आपको फिट करें। और उस पर्टिकुलर स्टेज की कुछ रिस्क ग्रुप्स होते हैं। जैसे 3 रिस्क ग्रुप हमारे यूजुअली होते हैं। लो रिस्क ग्रुप के पेशेंट्स, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क ग्रुप। अगर आप लो रिस्क ग्रुप में आते हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाएगा, जिसको हम एक्टिव सर्वेलेंस बोलते हैं। एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब है कि आपको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। आपकी सालाना एक जांच होगी, 6 महीने में आपका हम एक PSA लेवल करेंगे। आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पे हम लोग रखेंगे अपने सर्वेलेंस में। दूसरा आ गया, अगर आप इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आपके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, प्रोस्टेट कैंसर की प्रोस्टेट की सर्जरी करना, जिसमें हम प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं, जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं, या प्रोस्टेट को रेडिएशन देना, जिससे कि हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उसमें भी हम ये तीनों ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आ गया रेडिएशन देना, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना, या कुछ ऐसी थेरेपीज़ देना जिससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और ये प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल रिटार्ड हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबली नॉर्मली चलती है। और आपको कोई, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई मोर्टेलिटी भी होती है वो किसी और बीमारी के कारण होगी रादर देन प्रोस्टेट की कैंसर के कारण। तो इसका इलाज पूरा अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट बहुत ही ज़रूरी है जांच आपकी हो। अगर आप 50 से ऊपर हैं या अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो हम आपको प्रोस्टेट कैंसर की लाइंस पे ट्रीट करेंगे। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है तो आपको नॉर्मल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए हम आपको दवाइयों पे डालेंगे। डॉक्टर यासिर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। दर्शकों, यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार। थैंक यू।